कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ रहे थे। हमने सेकंड 5 ईयर प्लान तक पढ़ चुके थे और हमें ये पता है कि हम सेकंड 5 ईयर प्लान को हम देख चुके थे। उसके बाद अब थर्ड 5 ईयर प्लान हमें पढ़ना है। इस थर्ड 5 ईयर प्लान में के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मोटो है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मैंने ये पहले से लिख लिया है ताकि मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड जब 5 ईयर प्लान आया तो वो आया 1961 से 66 के लिए था। 5 ईयर प्लान था। इसके मोटो, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए? इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमको सेल्फ रिलायंस बनना। सबसे पहला क्या था? सेल्फ रिलायंस बनना, मतलब हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनना है, प्रोडक्शन खुद करना है, फूड का प्रोडक्शन करना है और चीज़ों के प्रोडक्शन जो है और चीज़ जो कमोडिटी है वो हम अपने आप पैदा कर सकें, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हम इंपोर्ट से इसलिए डरते थे उस वक्त क्योंकि हम अभी अभी इंडिया जो है कॉलोनाइजेशन से बाहर आया था और करीब कॉलोनाइजेशन से जब बाहर आया था तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए सेल्फ रिलायबल होना सबसे पहली प्रायोरिटी थी इंडिया के लिए कई 5 ईयर प्लान्स में। सेकंड जो था वो था कि मिनिमाइज रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब है कि कई मामलों में कहीं पे गरीबी ज़्यादा थी, कहीं पे गरीबी कम थी, कहीं पे लिटरेसी ज़्यादा थी, कहीं पे कम थी, कहीं पे प्रोडक्शन ज़्यादा था, कहीं पे कम था। फॉर एग्जांपल पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ मानसून बहुत अच्छा रहता था और जगह देखें तो मानसून बहुत कम था या इनफेवरेबल था। तो इस तरह की कंडीशन थी। इरिगेशन फैसिलिटीज से बहुत डिपेंड पड़ता था एग्रीकल्चर को। तो कई तरह की जो रीजनल इनइक्वालिटीज थी उनको दूर किया जा सके ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, ग्रोथ कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तीसरा जो था मिनिमाइज पॉपुलेशन को कम करना। ये तो ऑब्वियसली आपको पता है क्यों। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फूड की मांग ज़्यादा हो जाएगी, कमोडिटी की मांग ज़्यादा हो जाएगी और जब तक हम अपने आप में सेल्फ रिलायबल नहीं होंगे तो हम उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाएंगे और ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाएंगे तो देश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी ज़रूरत से ज़्यादा फूड की मांग, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी जो देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और इन्फ्लेशन ला सकती है। उसके बाद चौथा जो लास्ट वन जो था वो हमें क्या था? मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट। हमें इस तरह से अपने आप को सेल्फ रिलायबल बनाना था, हमें इस तरह से अपने देश में प्रोडक्शन करना था ताकि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें और जब हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। इस समय इंपोर्ट पे कोई बात नहीं की गई थी। इंडिया उस समय डरी हुई थी और जब इंडिया डरी क्यों थी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी अभी कुछ साल, 10 साल पहले कॉलोनाइजेशन से मुक्त हुई थी, यानी फ्री हुई थी। पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया था तो हमारे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डामाडोल थी। हम लोग उन कंट्रीज़ में आते थे जो फिलहाल जो है डेवलप कर रहे थे, हम लोग अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए थे। ठीक ना, हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी थी ज़्यादा, ना इंडस्ट्रीज़ थी। आपको लास्ट में बताया कि इंडस्ट्री के नाम पे हम लोगों ने 3 स्टील इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था और हमारे पास इतना अभी नहीं था कि हम जो है एक्सपोर्ट को अभी शुरू कर सकें। तो इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस वाले प्लान में मोटो रखा गया। अब इसकी प्रोग्रेस क्या हुई? अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोग्रेस क्या हुई। सबसे पहली प्रोग्रेस क्या हुई कि 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है मैंने आपको बताया ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी टेक्निक्स होती हैं, इन सब के बारे में बताना और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताए गए। इसके बाद ये एरिया लेवल पे बताए गए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम अपने फूड ग्रेन को बूस्ट कर सकें, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकें, जो कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है। और यही दो ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनकी वजह से आगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा बड़ा कदम उठा पाए। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही होगा, इसमें क्या था, हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं इसे, और इससे हम लोगों ने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया था। हालांकि इसे क्रिटिसाइज किया गया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अलग से लेक्चर में बना दूंगा छोटा सा, उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये वर्ड जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड जो है, ये किसने कॉइन किया था? ये ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड विलियम गॉड ने कॉइन किया था। किसने? विलियम गॉड। उसके बाद फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। भारत में किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को भारत का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक आ जाता है। इसके बाद जब इतना हो गया तो हमारे जो प्लान, जिन्होंने प्लान बनाया था, जिन्होंने ये 5 ईयर प्लान बनाया था, उन्होंने इसे कैसे मान लिया? इसे टेक ऑफ स्टेज मान लिया। टेक ऑफ स्टेज क्या होता है? टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज है जहां पर हम इकोनॉमी में मैच्योरिटी को रजिस्टर करते हैं। मैच्योरिटी को रजिस्टर करने का मतलब है, अगर हमने कोई प्लानिंग की है और वो प्लानिंग धीरे धीरे सक्सेस हो रही है, इसका मतलब हम इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो हमने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सोचा है वो पूरा होने की कगार पे है, अबाउट टू बी कंप्लीटेड। मतलब मैच्योरिटी रजिस्टर करना किसमें? इकोनॉमी में। क्लियर है? इसके बाद 1963 में क्या हुआ कि ARDC जो एस्टेब्लिश की गई। ये ARDC क्या था? इसका फुल फॉर्म था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या करती थी? ये रीफाइनेंस करती थी। किसे करती थी? ये आगे चल के हम इसको बताएंगे, नाबार्ड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये आगे चल के किसमें चेंज हो गई? नाबार्ड में बदल गई। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुई? शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। ये जो नाबार्ड है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये एपेक्स बैंक कही जाती है और रीफाइनेंस में। और ये नाबार्ड किसे कंट्रोल करती है हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली आगे के प्लानों में क्या हुआ था कि कई तरह की जो कमर्शियल बैंक्स थी उनको ये कहा गया था कि आप जो है अपनी एक सब्सिडियरी ब्रांच रूरल एरिया में खोलेंगे। ये एक मतलब रिकमेंडेशन कर दिया गया था, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया था कि तभी हम आपकी बैंक को कमर्शलाइज होने देंगे। कुछ इस तरीके का था। तो सबको अपनी अपनी, कई बैंकों ने अपनी अपनी एक सब्सिडियरी ब्रांच खोली, जैसे ग्रामीण बैंक कहते हो, रीजनल रूरल बैंक्स। क्लियर है? इसी दौरान बोकारो आयरन स्टील प्लांट का भी सेटअप हुआ। क्लियर है? तो बोकारो आयरन स्टील प्लांट का सेटअप हुआ इसी 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आई। ये 1964 में आई, IDBI। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये लार्जेस्ट बैंक थी जो प्रोवाइड करती थी लोन प्रोवाइड करती थी किसे? इंडस्ट्रीज को। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो IDBI है आगे चल के ये भी कमर्शलाइज हो गई। ओके, ये भी कमर्शलाइज हो गई और ये कमर्शलाइज हुई जाके करीब ये हमारी 2008 के आसपास 8 में ये जाके कमर्शलाइज हो गई। ये कमर्शियल शेड्यूल बैंक बन गई। यही डेट, यही ईयर है। और ये लास्ट शेड्यूल बैंक थी। ये क्या थी? ये लास्ट शेड्यूल बैंक थी जो कि कमर्शलाइज हुई थी IDBI 1964 में। इसके बाद क्या हुआ हमें पता है। इतना क्लियर हो गया? ओके,
इसके बाद क्या हुआ, 19 ये जो है प्लान ये सक्सेस नहीं हो पाया। ये प्लान जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं सक्सेस हो पाया, इसके हम कुछ रीजन पढ़ते हैं। 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया। फिर 1965 में आपको पता ही है हमारा किसके साथ वॉर हो गया, हमारा पाकिस्तान से वॉर हो गया। ठीक है, अब हमारा इन दोनों कंट्रीज से जब वॉर हो गया तो हमें यह पता था कि जब वॉर होता है तो किसी भी देश की प्रायोरिटी ये रहती है कि वो जितने भी देश के लिए जो डेवलपमेंट प्लान बनाए गए हैं उनको किस पे शिफ्ट कर देता है, वो शिफ्ट कर देता है किस पे, वो बजट डिफेंस पे। फॉर एग्जांपल आपको अभी पता होगा कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए रशिया ने उस पर अटैक कर दिया था। तो उस ऐसे टाइम में क्या होता है, ये जो बजट हो जाता है इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, डिफेंस पे कर दिया जाता है। जो भी प्लान हमारे होते हैं वो उस समय रोक दिए जाते हैं। क्लियर है? ये जब ये खत्म हो गए तो आपको पता है युद्ध खत्म होने के बाद एक देश की जो कंडीशन होती है वो कैसी हो जाती है। हमारी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। अब क्या था, उसी समय हमारा मॉनसून ने भी साथ नहीं दिया, अनफेवरेबल मॉनसून। इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी हाई टेक्निकल नहीं थी, मॉनसून ने भी साथ नहीं दिया। क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा हो गई और प्रोडक्शन कम हो गया। अब डिमांड ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये ऐसी कंडीशन आ गई कि उस समय हमको क्या करना पड़ा, वीट को इंपोर्ट करना पड़ा। तो वीट को अभी तक हमारी प्रायोरिटी क्या थी, इंपोर्ट ना हो, लेकिन देश में ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें वीट को इंपोर्ट करना पड़ा। और हमें क्या लागू करना पड़ा, हमें लागू करना पड़ा PL 480। PL 480 ये एक लॉ है। इस लॉ में क्या होता है कि ये लॉ किसी भी प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो किसी भी फ्रेंडली कंट्री को कमोडिटी, सरप्लस कमोडिटी भेज सके, या तो किस फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में, और या कंसेशन के फॉर्म में, कंसेशन करके। यानी या तो ग्रांट के फॉर्म में दे दे या कंसेशन के फॉर्म में दे दे, ये डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि हमको किसने दिया, अमेरिका ने, USA ने, दोनों बातें की है। तो ये PL 480 इसका फुल फॉर्म था पब्लिक लॉ 480। तो इसमें प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है ये लॉ कि वो किसी भी फ्रेंडली कंट्री को सरप्लस कमोडिटी भेज सके और क्या कर सके, या तो उसे वो ग्रांट में दे दे और या उसे वो कंसेशन पे दे दे। आज के लेक्चर में इतना ही। 3rd 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया प्लान पढ़ेंगे। तो जो आपको अगर ये चैनल इंफॉर्मेटिव लगा हो या वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वो बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।